हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको डीएसएस में टीजीटी पेपर 2 मैथ्स के लिए मैंने बहुत सारे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, पहले थ्योरी पोर्शन पढ़ाया, फिर उसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए और अभी हम कर रहे हैं पीवाईक्यू की ये सीरीज, जिसका एक पेपर हो चुका है। ये सेकंड पेपर है, मेल का ही है। जो मेल का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ये शिफ्ट अपने पास सेकंड रहेगी। किसके लिए? मेल के पेपर का। मेल का ये सेकंड शिफ्ट रहेगी, उसका सॉल्यूशन है ये। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन है। क्योंकि आप देख लो टाइम, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा आपको, 12:38 हो रखे हैं। मैं अब आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बहुत ही टाइम निकाल के आप लोगों के लिए। मैं सोच रही हूँ कि अगर 2-4 लोगों का भी कुछ भला हो जाए ना, तो इसमें मेरा क्या जाता है। तो बहुत ही बिजी शेड्यूल से, बहुत ही क्रूशियल टाइम से अपना निकाल के तुम्हारे लिए वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे और ज़्यादा अच्छा कंटेंट देना है। ठीक है जी, चलो फिर करें स्टार्ट। अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा, हाउ मेनी टाइप ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट आर देयर इन द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। ये पूछा कितने इन्फ्लेक्शन पॉइंट होंगे फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव के। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट अपने पास दो होंगे, और कौन कौन से होते हैं? एक तो अपने पास स्टेशनरी होता है और एक अपने पास नॉन स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी वो होता है जहाँ पे डबल डेरिवेटिव अपने पास, डबल डेरिवेटिव आप करोगे डी स्क्वेयर एफ बटे में डी एक्स स्क्वेयर, वो अपने पास जीरो होगा। और जो ये है अपने पास नॉन स्टेशनरी, वो होते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अगर अपने पास अब यहीं से देख लो, डबल डेरिवेटिव अगर एफ का विद रिस्पेक्ट टू डेक्स डी एक्स स्क्वेयर अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस पॉइंट पे मिनिमा देगा, और अगर लेस देन जीरो होगा तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा देगा, और जीरो होगा तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा, और डज नॉट एग्जिस्ट होगा वहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा। डबल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट होगा, उसको नॉन स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं, इसको स्टेशनरी। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दो पॉइंट पे अपने पास दो तरह का होता है, टू टाइप का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा। सेकंड में दे रखा अपने पास है, एक मिनट, ये दे रखा, फॉर लोकल मैक्सिमा साइन ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव चेंज फ्रॉम। देखो भाई, जब भी अपने पास कोई चीज़ मैक्सिमा होगी तो मैक्सिमा तो ऐसे ही होगा ना, क्योंकि अगर ऐसे जाओगे तो मिनिमम हो जाएगी, मतलब ऊपर बढ़ रही, अब ऊपर से ही होगा। अब देखो, इधर जाते हो तो स्लोप अपने पास क्या होता है? पॉजिटिव, और इधर जाते हो तो क्या होता है? नेगेटिव, तभी तो मैक्सिमम मिलता है। ऊपर जाओगे स्लोप पॉजिटिव होता है, नीचे जाओगे तो स्लोप नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव तो मिलेगा मैक्सिमा, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑप्शन तो आएगा इसका बी। अब यहाँ पे पूछा हुआ है मैक्सिमा, अब लोकल मिनिमा भी तो पूछ सकता है। लोकल मिनिमा अगर पूछेगा तो वो कुछ ऐसे पूछेगा। तो देखो, ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो जब भी ऊपर जाएंगे तो डेरिवेटिव अपने पास क्या होगा? जब भी इंक्रीज करेगा डेरिवेटिव तो पॉजिटिव साइन। अब ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव, और अब अपने पास पॉजिटिव। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो मिनिमा होगा, इसके लिए क्या होगा? मिनिमा। और अगर पॉजिटिव से अपने पास नेगेटिव जाएगा तो अपने पास होगा मैक्सिमा। ठीक है, पॉजिटिव से अगर नेगेटिव जाएगा तो क्या होगा? मैक्सिमा होगा। ठीक है, अभी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। मैं इसके अंदर वीडियोज जो ये आपकी बनाऊंगी सॉल्यूशन, मैं सिर्फ टॉपिक पे रहूँगी कि ये थ्योरम आपको पढ़नी है। मैं जो भी एक्सप्लेन करूँगी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। ये 90 क्वेश्चन है, मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब 1 घंटा 20 मिनट से मैं पहले पहले इसको कवर कर दूँ। मैं जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी वो बताती चलूँगी, और कॉन्सेप्ट जो होगा, जो मेन कॉन्सेप्ट होगा, इधर उधर की बातें नहीं करूँगी। जो मेन चीज़ें होंगी वो आपको बताऊँगी, जो एक्चुअल फैक्ट होगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट अपने पास ये कह रखा कि इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट करना है इसके। जब भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना, उसका डबल डेरिवेटिव निकाल लो किस पॉइंट पे आएगा, और इक्वल टू जीरो। इन्फ्लेक्शन पॉइंट वही होते हैं डबल डेरिवेटिव जिन पॉइंट पे जीरो। इसका 2 बार डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम करूँगी तो 4 आगे आएगा, फिर उसका एक बार और करूँगी तो 12 ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। मैंने सीधा 2 बार कर दिया। इसका करूँगी तो 4 दिए अपने पास 12, और 12 दूनी फिर 24, माइनस के अपने पास क्या आएंगे? 24x इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो 12x को कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बच गया? x माइनस में 2। तो एक तो इक्वल टू जीरो पुट कर दो, एक तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। ऑप्शन में कहीं है तो ठीक है, एक x की वैल्यू 2। तो इन दोनों ही पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा, लेकिन 2 कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, जीरो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 2 भी आ सकता था। नेक्स्ट अपने पास कहता है, द फर्स्ट डेरिवेटिव टेल अस अबाउट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बारे में बताता है? कनकेविटी और कन्वेक्सिविटी के बारे में सेकंड डेरिवेटिव बताता है। कौन बताता है? सेकंड डेरिवेटिव बताता है। अगर अगर अपने पास डबल डेरिवेटिव दे दिया जाए किसी फंक्शन का,
और ये कह दिया जाए कि ये ग्रेटर देन जीरो है, तो अपने पास अगर कुछ भी नहीं दे रखा ना, कन्वेक्स अप, कनकेव अप डाउन, कुछ नहीं दे रखा, सीधा पूछे तो ये कन्वेक्स के लिए कंडीशन होती है, और डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो हो जाए तो कनकेव के लिए होती है। वैसे पूछे, वैसे कन्वेक्स एक अप होता है और एक कन्वेक्स डाउन होता है, सिमिलरली कनकेव अप होता है और कनकेव डाउन। इसमें क्वेश्चन है, मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये पूछे किसके बारे में बताता है, एक तो अपने पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बताता है, और एक स्लोप के बारे में बताता है। ठीक है, स्लोप ऑफ किसका स्लोप बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये ध्यान रखना है। स्लोप किसका बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है। तो स्लोप, अभी यहाँ पे ऑप्शन अपने पास स्लोप है तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में मैं वैसे बता रही हूँ, चीज़ आप लिख लेना कॉपी में। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव किसी फंक्शन का ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन अपने पास इंक्रीजिंग होगा, बल्कि मैं ये कहूँ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। और लेस देन जीरो आ जाए फर्स्ट डेरिवेटिव तो फंक्शन अपने पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, या आप नॉर्मली उसको डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ इक्वालिटी है तो आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहिए। अगर यहाँ से इक्वालिटी को हटा दिया तो स्ट्रिक्टली वर्ड और लग जाएगा, वो और भी ज़्यादा कंडीशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास चलते हैं। द करो दिस हैज, अब ये बता रहा है, ये करो अपने पास किसके बारे में बता रहा है। ठीक है, भाई इस क्वेश्चन में ना, ये मतलब वैसे मैंने चेक कर लिया है, डीएसएसबी की साइट पे भी है, ये बाद में कुछ क्वेश्चन हटा दिए गए थे जिनकी ग्रेस मार्क्स मिली थी। तो ये है ना वही क्वेश्चन है जिनमें थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक्स थी। अब यहाँ पे देखना, हमें पता है ये करो कनकेव और कन्वेक्स तब बताएगा जब या तो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो या फिर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो, तभी हम इन चारों के बारे में बात कर पाते हैं। अब देखना, यहाँ पे मैं फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालती हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 3x² माइनस में 2, सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पे 6x आ जाएगा। अब अगर x ग्रेटर देन जीरो है, अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो अपने पास डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स। और कन्वेक्स में भी हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स डाउन कहेंगे, कन्वेक्स डाउन कहेंगे। और जब कन्वेक्स डाउनवर्ड होता है तो कनकेव अपवर्ड होता है। कनकेव क्या होता है, अपवर्ड होता है। मैं लेकिन x की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो उसको क्या कहेंगे, कनकेव। तो अपने पास क्या कहेंगे, यहाँ पे कन्वेक्स अपने पास डाउन और कनकेव अप होता है। अब कनकेव अपने पास अप, कनकेव अप होगा और कन्वेक्स डाउन होगा, कन्वेक्स डाउन, ये दोनों ऑप्शन होंगे कब, जब x की वैल्यू अपने पास क्या होगी, x की वैल्यू अगर अपने पास क्या दे रखी हो, ग्रेटर देन जीरो दे रखी हो। अगर लेस देन जीरो होगी तो ये दोनों ऑप्शन अपने पास सही हो जाएंगे। तो इसके ग्रेस मार्क्स में देते। वैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा थ्योरी और बता देती हूँ इससे रिलेटेड। देखो, अगर अपने पास ऐसे याद रख लो भाई, अगर अपने पास कोई कर्व है, मान लेते हैं कोई भी कर्व है, ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है, इसकी टेंजेंट लाइन ये बनेगी। अब है ना, इसको ये ऐसे याद रख लो कि वैक्स नीचे से हो रखा है, तो ये देखो वैक्स, देख कौन वैक्स, पीछे वैक्स आता है, और जब वैक्स अपने पास नीचे से हो रखा तो इसको बोलोगे कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स किससे होगा, डाउनवर्ड। इसको बोलोगे, नीचे वैक्स हो रखी है ना तो कॉन्वेक्स बोलोगे डाउनवर्ड। और अगर अपने पास इसी करो को ऐसे कर दोगे तो टेंजेंट अपने पास डल, या करो अपने पास टेंजेंट से नीचे होगा, तो ये अपने पास ऊपर से वैक्स हो रखी, तो ये अपने पास होता है कॉन्वेक्स डाउन, ये होता अपवर्ड। अप, ऊपर में वैक्स हो रखी है तो कॉन्वेक्स अप होगा, नीचे में हो रखी तो कॉन्वेक्स डाउन होगा। ये चीज़ होगी समझ में, इसको क्या बोलोगे, नीचे वैक्स हो रखी तो कॉन्वेक्स डाउन होगा, ऊपर हो रखी तो कॉन्वेक्स अप होगा। याद रखना, जो भी अपने पास कॉन्वेक्स अप होता है वो अपने पास इक्वल होता है कनकेव डाउन को, उसी को हम कनकेव डाउन बोल सकते हैं, डाउनवर्ड। और जो अपने पास कॉन्वेक्स डाउन होता है उसको बोलते हैं कनकेव अप। तो ये उल्टे होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसमें दो दो ऑप्शन अपने पास सही हो रहे हैं। और एक और चीज़ देख लेना साथ में, जहाँ पर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, अगर कुछ भी ना लिख रखा हो। और डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो आ जाए तो उसको कनकेव बोलते हैं। ये चारों पांचों चीज़ें हैं। और वैसे मैंने बता दिया, ऐसे भी आ सकता है कि टेंजेंट लाइन से अगर अबव कर्व लाई करता है तो कॉन्वेक्स क्या रहेगा, डाउन रहेगा, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। अगर टेंजेंट लाइन से कर्व नीचे रहता है तो वो अपने पास कॉन्वेक्स क्या रहेगा, अप रहेगा। ठीक है, याद रखने की ट्रिक भी मैंने बता दी है। फॉर्मूला फॉर द रोटेशन ऑफ कर्व अबाउट एक्स एक्सिस, फॉर्मूला फॉर रोटेशन ऑफ कर्व। अब अपने पास एक्स एक्सिस के अबाउट, जैसे ये है एक्स एक्सिस, अब कोई भी कर्व है अपने पास, मान लेती हूँ कुछ भी कुछ अपने पास है, ये अपने पास, एक मिनट,
ये कोई भी कर्व है, ये रोटेट हो रहा है बार 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 ऐसे एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ये अपने पास एक कर्व था जो रोटेट हो रहा है बार बार एक्स एक्सिस के। तो ये पूछ रहा है कि रोटेशन अगर हो रहा है अबाउट एक्स एक्सिस तो उस कर्व का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो उसका वॉल्यूम है ना, अबाउट एक्स एक्सिस हो तो पाई वाई स्क्वेयर इंटू में डी एक्स। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे वॉल्यूम तो डी एक्स लिखा है तो लिमिट भी तो डी एक्स की आएगी, एक्स नोट टू एक्स वन लिख लो, जो भी एक्स वन एक्स टू कुछ भी ले लो। ये होगा अबाउट एक्स एक्सिस। अगर ये कर्व ऐसे बना होता तो ये अबाउट वाई एक्सिस ऐसे ऐसे रोटेट करता, तो पाई एक्स स्क्वेयर डी वाई, जहाँ वाई है वहाँ एक्स रख दो, जहाँ एक्स है वहाँ वाई रख दो, तो लिमिट भी उसी की आएगी। अभी पूछा एक्स एक्सिस की तो तुम्हें पता होना चाहिए, ये नहीं आएगा यहाँ डी वाई रखा हुआ है यहाँ डी वाई रखा, जीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले लिख लेना आपने। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन। ठीक है, ऑफ द लूप ऑफ द करो, ये पीछे वाला ही लगा दो, यहाँ से वाई स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लो, एक्स एक्स माइनस ए का स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय 3 है, और इसका वॉल्यूम ले लो और इनटू में डी एक्स। भाई इसको अलग कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, शायद पाई ए की क्यूब 36। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, ए की क्यूब आएगा। ये देखना, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, पता है क्यों कैंसिल हो गए, तो ये पाई ए की क्यूब आता होगा ना, नीचे क्या 3 है ना, इसका वाई का स्क्वायर निकाला तुमने, ये निकाला, तो यहाँ अपने पास 3 हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास, हाँ बिल्कुल देखना, इसका स्क्वायर खोलोगे तो अपने पास देखो क्या आएगा, यहाँ एक्स एज इट इज ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस 2ax, तो इसका करोगे तो एक्स की क्यूब, ये जो लिया है हमने, इसका जो लिमिट है वो एक्स की निकाल दो, वाई की जगह 0 पुट करो, एक्स की लिमिट ए आएगी, 0 से ए आएगी भाई, तो एक्स की क्यूब है यहाँ पे, और नीचे अपने पास ए है, नीचे अपने पास, एक मिनट, ये एक्स की क्यूब आ गया, तो तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की 4 आएगा, और नीचे ए है तो अपने पास ए की क्यूब पक्का आएगा, ये कंफर्म हो गया। तो ये दो ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा, मैं बता रही हूँ, वैसे इसको सोल्व करोगे तब ये आ जाएगा आंसर, लेकिन ये दो अगर कभी ये भी हो टाइम कम हो, तुक्का मारने लग जाओ तो एक टर्म तो खोल ही सकते हो, सारा नहीं कर सकते, तो 50% चांस हो गए ना क्वेश्चन के सही होने के। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेवल सरफेस। ओके, लेवल सरफेस क्या होता है, लेवल सरफेस अपने पास एक कर्व्ड अपने पास पाथ होता है, कर्व्ड सरफेस होता है, सॉरी, एक कर्व्ड सरफेस होता है, क्या होता है, कर्व्ड सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस होता है, जो अपने पास क्या होता है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल इज एन परपेंडिकुलर। तो इसके अंदर अपने पास क्या कहता है, ये कह रहा है ये प्लेन सरफेस होगा तो कैंसिल हो गया, ये कहता है अपने पास कर्व्ड सरफेस होगा, ये तो बिल्कुल सही बात है, कर्व्ड सरफेस होगा, लेकिन ये क्या होना चाहिए, नॉर्मल भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये भी फिर हट गया, हाइपरबोलिक नहीं होता, ये आएगा आइसोथर्मल सरफेस। अब यह आइसोथर्मल सरफेस जो है ना, ये अपने पास क्या होता है, लेवल सरफेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका है लेवल सरफेस का, नॉर्मल टू द कर्व भी होना, एक कर्व एक अपने पास है, क्या होता है, कर्व्ड सरफेस होता है जो कि नॉर्मल होता है अपने पास है, सॉरी भाई दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, एक कर्व्ड सरफेस होता है जो कि नॉर्मल होता है किसके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉर्मल होती है उस कर्व्ड सरफेस की, ये कह लो, या कर्व्ड सरफेस इज ए नॉर्मल टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ये होता है कॉन्सेप्ट इसका, सॉरी। नेक्स्ट अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या कह रखा है, फ्लक्स एंटरिंग एनी पॉइंट ऑफ द स्पेस इज सेम एज द लीविंग इट। इस सारी चीज़ को चाहे बेशक छोड़ो, ये बताओ डाइवर्जेंस जब जीरो होता है तो सोलेनोइडल कहते हैं उसको, अगर कर्व जीरो होता है तो उसको इरोटेशनल कहते हैं। ठीक है, ये कहता है एवरीवेयर डाइवर्जेंस जीरो है तो वेक्टर फंक्शन को क्या कहोगे, सोलेनोइडल कहोगे। ठीक है ना, ऑप्शन में अगर यहाँ पे दे देता कि कर्व जीरो है एवरीवेयर, तो अपने पास आंसर होता इरोटेशनल। ठीक है, तो अभी के लिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर दे रखा 10, ये कहता है कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1 होता है, अंडर एडिशन है तो Z1 प्लस में Z2 Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा करेक्ट होगा।
नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता था पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन डिग्री फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, अपने पास अलजेब्रा होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा यही तो कहती है कि इसके कितने रूट होंगे, अपने पास एन रूट होंगे। कितने रूट होंगे? एन होंगे। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, कितने होंगे? एन रूट होंगे। नेक्स्ट अपने पास कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और 12 में कहता है रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। ठीक है भाई, रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होती है? जब ए का रिलेशन ए के साथ हो। ए का रिलेशन किसके साथ हो? ए के साथ। इस चीज़ को ये भी लिख सकते हो और ये भी बोल सकते हो, दोनों बात सेम ही होती है। तो इसमें देख लो भाई किसका है, ए का ए के साथ। ए बिलोंग, ये है बिलोंग, ये भी मैंने यहाँ पे बिलोंग ही लिखा है। और एवरी ए के लिए ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये नहीं, जब तक एवरी नहीं लिखेगा तब तक ये सही नहीं होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ये नोट बिलोंग्स टू, ये गलत हो गया। फॉर सम, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, ये क्या लिख दिया? बी। नहीं नहीं, वो एवरी ए किससे? उस सेट ए से बिलोंग करना चाहिए जो दे रखा है। नेक्स्ट कहता है आर रिलेशन से फॉर एवरी ए बिलोंग करेगा, इससे गलत हो गया। और वैसे भी ए बी लिख रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ये मैंने ना यूट्यूब पे तो डीएसएसबी के लिए मतलब पूरा ना शायद 6-7 वीडियो करवा रखी। +2 का ये आपका एक ही चैप्टर है। इक्विवेलेंस रिलेशन वगैरह करवा रखे, 1/1 करवा रखे, नंबर ऑफ सेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ पावर सेट में कितने सेट होते हैं, कार्डिनलिटी पावर सेट की क्या होती है। तो वही ना, वो डीएसएसबी के लिए जो बना रखी ना मैंने 90 क्लास की जो डाली हुई है, एक प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें जाके देख लो। और वो एक तो मीट्रिक स्पेस और एक ये वाला जो है, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी एक ग्रुप एक्शन। ये 3 टॉपिक तो ऐसे हैं जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं। और यूट्यूब पे आपको इतना अच्छा मिलेगा नहीं, क्योंकि वो फिर एस्टेट वगैरह के मिक्स कर देते हैं। मैंने एस्टेट के लिए अलग से पढ़ाया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ डीएसएसबी के लिए पढ़ाया हुआ और बहुत डेप्थ में पढ़ा रखा है, तो उसकी वीडियो आपको देखनी चाहिए। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि विच इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब तुम्हें पता है इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजिटिव होती है, रिफ्लेक्सिव, लेकिन एसोसिएटिविटी किसकी है? ग्रुप की प्रॉपर्टी है भाई। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ग्रुप की। तो ये कह रहा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास साथ में लिख लेना, ये ग्रुप की प्रॉपर्टी है। ये कहता है ना एलिमेंट अल्फा ऑफ ए रिंग इज सेड टू बी नीलपोटेंट। भाई ये डेफिनेशन है नीलपोटेंट एलिमेंट की, तभी मैं कहती हूँ कि डेफिनेशन तो हर किसी की पढ़ो। ए की पावर m इज इक्वल टू 0 हो जाए और m बिलोंग्स टू किससे कहीं आ जाए, तो m बिलोंग्स टू अपने पास तुम कर सकते हो नेचुरल नंबर यूनियन 0, या फिर तुम कर सकते हो पॉजिटिव इंटीजर यूनियन 0। 0 भी हो सकता है ये। ठीक है, तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट इसका। m ग्रेटर देन यहाँ पे 0 दे रखा है, लेकिन वो एलिमेंट 0 होगा तब भी अपने पास नीलपोटेंट ही होता है। लेकिन फॉर सम m ग्रेटर देन 0, अच्छा ठीक है, फॉर सम m ग्रेटर देन 0 के लिए हो जाए तब हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना पड़ता है ना फिर वहाँ। तो नंबर थ्योरी, ओके, नंबर थ्योरी कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज। नंबर थ्योरी किसके लिए होती है? अभी तक तो नहीं पता होगा शायद। नंबर थ्योरी किसके लिए होती है? नंबर थ्योरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही पढ़ते हैं हम, क्योंकि उसके अंदर एक टर्म पढ़ते हैं मोडुलो, जो सारे की सारी यूक्लिडियन ज्योमेट्री बनी है उसी के अंदर। वो यूक्लिड्स यही तो कहता है ए इज इक्वल टू में अपने पास कहता है कि बी क्यू प्लस में आर होगा। तो फिर यहाँ पे इस बी क्यू क्यू जो होता है अपने पास, ये आर रिमाइंडर होता है, ए को डिवाइड करता है बी से, तो ये बी है ना मोडुलो होता है। यानी कि ये जो वैल्यू होती है ये अपने पास पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ए कहता है कि अपने पास पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, बी नॉट इक्वल टू 0 पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, बी की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती और ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन होती है इस बी के ऊपर। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए पढ़ी जाती पूरी जो अपनी नंबर थ्योरी है। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि ए बी इंटीजर नोट बोथ 0। अगर अपने पास ये होगा कि दोनों 0 हो गया और इसकी अगर आपसे ये पूछे कोई जीसीडी क्या आएगी, तो डज नॉट एग्जिस्ट लिखनी है भाई 0 0 की। लेकिन 0 इंटू में ए की अगर कोई पूछ ले तो इसकी 0 इंटू ए की जीसीडी अपने पास 0 होती है, 0 0 की डज नॉट एग्जिस्ट होती। तभी इसने ये रीजन दिया है। देन देयर आर इंटीजर यू और वी। अगर ऐसा हो तो जो जीसीडी आएगी, मान लेते डी, वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, जिसकी भी जीसीडी आई, जैसे 1 और जैसे 2 और 4 की जीसीडी 2 आती है, तो 2 को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 4 लिख सकते हैं। यू और वी को हम लीनियर, ए और बी की जीसीडी अपने पास ले ली, यू बी की जीसीडी अपने पास, ए बी की जीसीडी
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू भी लिखा जाएगा, फिर मतलब इंटीजर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास आता है मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन रिड्यूस रो एक्युलन फॉर्म इफ द लीडिंग कोफिशिएंट इन ईच रो। ठीक है, जो मैट्रिक्स है वो रिड्यूस रो एक्युलन फॉर्म है। अगर रिड्यूस रो एक्युलन फॉर्म है, इफ द लीडिंग कोफिशिएंट इन ईच रो, क्या होगा अपने पास रिड्यूस वर्ड दे दिया तो उसको क्या होना पड़ेगा, यूनिटी होना पड़ेगा। ओनली नॉन जीरो नंबर, यहाँ तो नॉन जीरो, मैं ये कहती हूँ यूनिटी ही होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कहीं ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें ए के साथ जाना पड़ेगा, यूनिटी होगा, क्योंकि इसने रिड्यूस वर्ड यूज किया है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, अब जो रिड्यूस रो एक्युलन फॉर्म होती है ना, रिड्यूस रो एक्युलन फॉर्म होती है, वो अपने पास क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर होती है। लेकिन यहीं पे अगर कॉलम कर देगा ना तो फिर वो अपने पास लोअर ट्रायंगुलर होगी, अपर नहीं होगी फिर। ठीक है, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर तो क्वेश्चन आया हुआ इसलिए सब बता देते हैं, मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि ज़रूरी थोड़े सेम क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट अपने पास कह रखा है द रिड्यूस रो एक्युलन फॉर्म ऑफ एवरी मैट्रिक्स इज। रिड्यूस रो एक्युलन फॉर्म हमेशा यूनिक होती है, रिड्यूस कॉलम एक्युलन फॉर्म भी यूनिक होती है, और नंबर ऑफ एक्युलन फॉर्म इनफाइनाइट हो सकती है। रिड्यूस वर्ड ना लगाओ तो इनफाइनाइट हो सकती है। नेक्स्ट अपने पास कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पियानो पोस्टुलेट। पियानो पोस्टुलेट अपने पास कौन सा नहीं है, ये कहता है एन एम्पटी होगा। यही बात गलत है, क्योंकि पियानो तो ये कहता है कि वन मस्ट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पहला उसका जो एक्सियम्स है वो यही है, तो ये कह रहा है एम्पटी, तो पहला ही गलत हो गया। फिर अगले तो सारे इसने गलत ही पूछा था, तो हमें आंसर ही मिल गया। वैसे ये कह रखा है एसोसिएटेड विद इच नेचुरल नंबर देयर इज ए यूनिक नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही बात है। ये कहता है एसोसिएटेड विद ईच नेचुरल नंबर इन नेचुरल नंबर एन देयर इज ए यूनिक नेचुरल नंबर, उनका एक नंबर दे दिया, जैसे 2 दे दिया तो 3 उसका सक्सेसर होगा। ये कहता है हर नंबर का एक यूनिक सक्सेसर होगा, बिल्कुल सही बात है। देयर इज ए नेचुरल नंबर दैट इज नॉट द सक्सेसर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। हाँ बिल्कुल, 1 एक ऐसा नंबर होता है जो किसी का भी सक्सेसर नहीं बनता है नेचुरल नंबर में, ये बात भी सही होगी। ये कहता है द ओनली सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर कंटेन एक्स बार एंड द सक्सेसर ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट इज एन। एक सिर्फ इकलौता एक एन ही ऐसा नंबर होता है जो सबके सक्सेसर को क्या करता है, कंटेन करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सपोज दैट, नेक्स्ट में कह रखा कि सपोज दैट कि n प्लस 1th डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एक ओपन इंटरवल में अबाउट दिस देन द रिमाइंडर टर्म। देखो रिमाइंडर लिखते हो तो ये होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, टेलर सीरीज लगाओगे तुम, और प्लस में अपने पास होता है एफ डैश एक्स, और यहाँ अपने पास एक्स माइनस जीरो होगा एंड सो ऑन एन, इसमें एन प्लस 1th डेरिवेटिव तो यहाँ एन तक होगा nth डेरिवेटिव, और एक्स की पावर एक्स माइनस ए की पावर एन, और मतलब जीरो कर लो, एक्स की पावर बाय में एन फैक्टोरियल प्लस में एन प्लस 1th डेरिवेटिव। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो यही टर्म अपने पास क्या होती है, रिमाइंडर होती है। अब ये टर्म रिमाइंडर होती है तो एफ ऑफ एक्स में से सारी की सारी टर्म उठा के यहाँ ले आओ। ठीक है, एफ ऑफ इसको टी एन मान लिया इसने, तो एफ ऑफ एक्स माइनस टी एन तक की सारी टर्म आ जाएगी, वो रिमाइंडर हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास तो क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट अपने पास है एक्स अपने पास आर से बिलोंग करता है, बी नॉन नेगेटिव, देन एक्स हैज ए यूनिक नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट। ये मैंने ना तुम्हें, चलो यहीं से पता चल जाएगा मैंने क्या कुछ पढ़ा रखा और क्या नहीं। मैंने ना सारा पढ़ा रखा है, रियल के अंदर मैंने ये थ्योरम लिखवा रखी है, क्योंकि ये डीयू की बुक में एक करोड़ली बना के एक छोटी सी थ्योरम थी, और मैंने ये भी तुम्हें लिखवा रखी है, और देखो ये पेपर में आई हुई है। ठीक है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने लिखवा रखी है और वहाँ पे, और यही स्टेटमेंट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, रियल का है ये रिजल्ट। एक्स बिलोंग करता है, बेशक जाके देख लो, वीडियो पड़ी है। लेट एक्स बिलोंग करता है आर से, बी नॉन नेगेटिव, देन एक्स हैज ए यूनिक नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट डिनोटेड बाय मैं रूट एक्स विच सेटिस्फाई। एक यूनिक रियल नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, जो सेटिस्फाई करेगा इसको, ये ध्यान रखना है। रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक यूनिक नंबर होगा जो अपने पास कैसा होगा, ये एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एक्स रियल नंबर नॉन नेगेटिव होगा, तो नॉन नेगेटिव होगा, ये जीरो भी हो सकता है, और अपने पास क्या होगा, ये अपने पास यूनिक होगा ये नंबर। ठीक है,
तो देख लो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। मतलब ऐसा तो हो सकता है कि देखो वो थ्योरम ऐसे है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होगा, ऐसा एक यूनिक पॉजिटिव नंबर होगा, नॉन नेगेटिव नंबर वो कहता है कि यूनिक होगा, ऐसे है ये थ्योरम। अब इसने रूट लगा दिया, तो क्योंकि रूट लगा सकते जब तुमने ये कह दिया कि एक्स अपने पास पॉजिटिव, तो इससे ये अपने पास कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू में रूट एक्स आ जाएगा। यही तो कह रहा है, इसी चीज़ को तो कह रहा है ये, रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स होगा। यही तो मैं तुम्हें कह रही थी कि रूट एक्स का स्क्वायर ये होगा, यूनिक नंबर होगा ये। लेकिन वो थ्योरम ऐसे है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी रियल नंबर ले लो यूनिक होगा, पॉजिटिव यूनिक होगा, नॉन नेगेटिव यूनिक होगा। ऐसे तो -1 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। नहीं, वो कह रहा है पॉजिटिव की बात कर रहा है, वो नेगेटिव की बात ही नहीं कर रहा। तो अभी के लिए ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट दैट इज बाउंडेड अबव हैज, अगर कोई भी अपने पास नॉन एम्प्टी सेट है और बाउंडेड अबव है, जैसे मैंने ये कह लिया, इसका बाउंडेड अबव का मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन किसी के से है, तो ये कहता है यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। अब इस सेट का अपने पास सुप्रीमम होगा ना, एफ ऑफ एक्स अगर बाउंडेड अबव है तो कोई ना कोई सुप्रीमम तो होगा। जैसे मैंने ये कर लिया कि अपने पास हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे -∞ to 1 ले लिया मैंने, तो ये देखो ये बाउंडेड अब हो गया 1 से, तो इसका सुप्रीमम क्या होगा 1। बेशक ये सेट से बिलोंग नहीं कर रहा लेकिन सुप्रीमम तो है, तो यानी कि सुप्रीमम अपने पास पक्का एग्जिस्ट करेगा। और सुप्रीमम को क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड, बिल्कुल सुप्रीमम को बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। ये कहते हैं यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, नहीं यूनिक लीस्ट अपर बाउंड। और याद रखना लीस्ट अपर बाउंड आ जाए या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ जाए, हमेशा यूनिक ही होते हैं। तो यहाँ अपने पास ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर बाउंडेड अबव सेट है तो उसका लीस्ट अपर बाउंड होगा, बाउंडेड बिलो होता तो उसका यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, और ये हमेशा यूनिक ही होते हैं। और यहीं से एक रिजल्ट और याद रख लेना कि जो अगर अपने पास कोई बाउंडेड अबव सेट है, जैसे अभी मैंने बताया कि एफ ऑफ एक्स अपने पास लेस देन की है और -∞ to 1, अगर ये बाउंडेड अबव सेट है ना तो इसका लीस्ट अपर बाउंड तो यूनिक होगा। अपर बाउंड अगर पूछ ले तो इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि 2 भी तो बेशक इस सेट में नहीं, 2 इसका अपर बाउंड तो है ना, 3 भी अपर बाउंड है। अगर कोई बाउंडेड अबव सेट है तो उसके इनफाइनाइट अपर बाउंड होते हैं, कोई सेट बाउंडेड बिलो हो तो उसके इनफाइनाइट लोअर बाउंड होते हैं। लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यूनिक होगा और लीस्ट अपर बाउंड भी यूनिक होगा। नेक्स्ट द गोल्डन रेशो इज, गोल्डन रेशो की वैल्यू साथ में याद रखना, वैल्यू होती है 1.618, ये इसकी वैल्यू होती है गोल्डन रेशो की। और इसका रिलेशन होता है कि 5 - 1 इज इक्वल टू 1/5 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, करेक्ट है। ध्यान रखना +1 नहीं आएगा, -1 आएगा, 5 - 1 1/5 होता है। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ये कौन सी थ्योरम कहती है कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है, वैसे थ्योरम की स्टेटमेंट ये होती है एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सब सीक्वेंस, क्योंकि अगर अपने पास कोई फाइनाइट सीक्वेंस है वो तो हमेशा अपने पास बाउंडेड होती ही है। एवरी इनफाइनाइट, बल्कि स्टेटमेंट में इनफाइनाइट होता है, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस है। अब पर इसने फाइनाइट को भी अंदर ही कंसिडर कर लिया क्योंकि वो तो बाउंडेड होती ही है। बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ये बोल्जानो-वीस्टास थ्योरम कहती है, ऑप्शन नंबर बी। मैं बता दूं आपको कि उसके अंदर स्टेटमेंट में लिखा होता है एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। जो बाउंडेड सीक्वेंस होती है ना, उनके तो अपने पास लिमिट पॉइंट हमेशा होता है, क्योंकि एक टर्म इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो जाती है उसमें। वो जो बोल्जानो-वीस्टास थ्योरम है, वीस्टास जी ने क्या बताया था, इनफाइनाइट के लिए बताया था, ठीक है, और फाइनाइट के लिए हमेशा होता है, तो इसलिए इसने दोनों को साथ ही कंबाइन कर लिया, तो बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा इनमें से। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट, लिमिट की प्रॉपर्टी कौन सी है, आपको देखो पता है। अब मान लेते हैं आपको नहीं पता है, लेकिन आपने ग्रुप बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। क्लोजर प्रॉपर्टी किसकी होती है, ग्रुप की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ग्रुप की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुप की। एक ही प्रॉपर्टी बची, मोनोटोनिसिटी। ये लिमिट की प्रॉपर्टी, लिमिट की प्रॉपर्टी ये क्यों होती है, क्योंकि लिमिट किसकी निकालते हो, फंक्शन की।
और मोनोटोनिसिटी की फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीज है या फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये किसके चेक करते हो, फंक्शन के। तो इस वजह से लिमिट के साथ कनेक्ट है मोनोटोनिसिटी। डायरेक्ट इसका कोई रिलेशन नहीं होता लिमिट का मोनोटोनिसिटी के साथ। सीक्वेंस वुज एलिमेंट बिकम आर्बिट्रेरी क्लोज ईच अदर एज द सीक्वेंस, भाई ऐसे नहीं लिखते ए एम और ए एन का मोड लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन, ये देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन, एम और एन एज क्लोज एज, यही कहते हो। तो ये किसकी होती है, कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। और रियल के अंदर एवरी कोशी कन्वर्जेंट होती है, और कन्वर्जेंट तो कोशी हमेशा ही होती है। नेक्स्ट अपने पास कहता है एन अल्टरनेटिंग सीरीज विल कन्वर्जेज इफ द टर्म ए एन कन्वर्जेज टू डैश मोनोटोनिकली, बिल्कुल -1 की पावर n बाय में n, इस टाइप की जो सीरीज होती है अल्टरनेटिंग सीरीज होती है, ये कन्वर्जेंट तभी होगी। जो ए एन है इसको ए एन बोलते हैं, 1/n अपने पास ए एन टाइप का कुछ भी हो सकता है, यहाँ n+1 भी हो सकता है, n+1 भी हो सकता है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। लेबनीज टेस्ट यही लेबनीज थ्योरम यही कहती है -1 की पावर n इंटू में ए एन अपने पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए और टेंस टू 0 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन बताता है, लेबनीज। नेक्स्ट अपने पास आता है इफ द लिमिट ऑफ द सम्ड इज अनडिफाइंड और नॉन जीरो, अगर अपने पास एक सीक्वेंस है ए एन, इसका जो सम है इसकी लिमिट, किसकी, ए एन की लिमिट या तो अपने पास क्या नहीं करती, या तो नॉन जीरो है या फिर अपने पास अनडिफाइंड है, तो ये हमेशा डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि कन्वर्जेंट होने के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है कि ये 0 पे जानी चाहिए ये सीक्वेंस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास बताना है। तो यहाँ पे अपने पास जो ऑर्डर होगा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर सेकंड होगा। ए ऑप्शन, यहाँ कुछ वो हो रहा है, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं हो रखा, थोड़ा सा ये यहाँ पे ये ऐसे हैं y'-4y इज इक्वल टू x-3x² में 4, y का हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना होता है 1 है, तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस पासिंग थ्रू दिस, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं वहाँ निकालने बैठ जाओ। इन पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा, 0 सेटिस्फाई करेगा इसको, कभी नहीं करेगा। 2 यहाँ x की जगह y की वैल्यू 7 आएगी, नहीं आएगी। x की जगह अपने पास 2 रखो और 3 7 आ जाएगी, ये हो सकता है। x की जगह 2 रखो तो अपने पास कितना आएगा, 4 और 2 6, 7 नहीं आया, तो ये हट गया। तो ऑप्शन नंबर सी, निकालना है ही नहीं, कह रखा ना पासिंग थ्रू, इसका मतलब ये पॉइंट तो पक्का सेटिस्फाई करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कह रखा है, डिस्क्राइबिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मैंने पिछले पेपर में भी आपको अच्छे से बताया था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब ये पॉपुलेशन होती है यार कांस्टेंट होता है, यानी कि ये जो पॉपुलेशन है टाइम के साथ कितना बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन क्या होगी, ये जो रेट होता है ना, रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पॉपुलेशन के, और आर अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, तो dn/dt ये होगा। अगर मैंने उस दिन भी ये सेम ही क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि दूसरी शिफ्ट में भी सेम आया हुआ था, तो सेम गलती भी देखो इन्होंने कर रखी, यहाँ नेगेटिव कर लो तब ये ऑप्शन हट जाए। सॉरी नहीं, उसमें गलती थी, इसमें ठीक कर रखा है, ठीक है, इसमें कर रखा ना, ये dt/dn लिख रखा, लेकिन dn/dt होना चाहिए, ए करेक्ट है, ये सही कर रखा है इसमें, उसमें गलत था, उसने सेम लिख दिए थे यहाँ पे। नेक्स्ट अपने पास कहता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट है इनकॉर्पोरेट बोथ द थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन टी एंड क्राइंग कैपेसिटी, ठीक है, इसके अंदर अपने पास दो चीज़ें और आ गई, एक तो थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन टी और एक क्राइंग कैपेसिटी आ गई है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या कुछ है, इक्वेशन पूछ रहा है कौन सी, देखो भाई, अब हमें पता है यहाँ वहाँ पे पॉपुलेशन किससे रिप्रेजेंट कर रखी थी, एन से, यहाँ पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रखी है पी से, डी टी अपॉन में नहीं, डी पी अपॉन डी टी ही होगा, तो ये ऑप्शन हट गया। डी पी अपॉन डी टी 0 तो होता ही नहीं, आर होता था उसके अंदर, और अपने पास क्या होगा, पी होगा, और एक्स्ट्रा चीज़ें तो बाद में आएगी, इसमें पी है ही नहीं, अच्छा ये तो पहले ही हट गया, यहाँ कहीं है ही नहीं, तो ये ऑप्शन, तो वैसे भी ऑप्शन अपने पास ए होगा। लेकिन वैसे बता दूँ, ये क्राइंग कैपेसिटी होती है थ्रेशोल्ड, जो अपने पास थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन होती है, तो अपने पास जो जो भी करते जाओगे ना,
मतलब कुछ और भी दे दिया किसी पॉपुलेशन के, वो भी 1 माइनस पॉपुलेशन बाय करते जाना, वो मल्टीप्लाई में हो जाती है। ये उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जरूर आए कि जो पहले वाली चाहिए वो कितनी भी दे, ये पक्का होनी चाहिए ऑप्शन में। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है द कांस्टेंट आर ग्रेटर देन जीरो इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन है तो अपने पास पी टी इज इक्वल टू में दिस, ये कैसा करो बनेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करो। तो देख लो किस में दे रखा है, क्राइंग कैपेसिटी नहीं, ग्रोथ रेट बिल्कुल, ये तो अपने पास ग्रोथ रेट का सॉल्यूशन है ना, ये डी पी बटे में डी टी, उसका सॉल्यूशन निकाल दिया इन्होंने, आर टी, आर पी सॉरी आर पी कर लिया, और अब डी टी को इधर ले और पी को इधर इंटीग्रेशन कर दो, दोनों साइड सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट। अगर यहाँ आर की जगह माइनस आर हो जाता ऊपर ही के, तो ये अपने पास क्या हो जाता, डी के हो जाता। ठीक है, ग्रोथ ऑफ डी के हो जाता। अब क्या होगी, ग्रोथ होगी। नेक्स्ट अपने पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज इक्वल टू दिस, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा। अब तुम्हें पता है इसमें क्या करना है, डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर की जगह डी पुट कर लो, डी स्क्वेयर माइनस 8 ऑफ डी प्लस में 15। ठीक है भाई, इसके अपने पास तुम्हें क्या निकालने पड़ेंगे, रूट, मल्टीप्लाई 15 और ऐड करो तो 5 और 3 हो गया माइनस के, तो क्या आ गए 5 और 3 इसके रूट आ गए। अब देख लो किस में 5 और 3 है, ये ऑप्शन हट गया क्योंकि ई की पावर 5 और 3 बनेगा, ये ऑप्शन हट गया, या तो ऑप्शन ये होगा या ऑप्शन ये होगा, और मैं ये कहूँ दोनों ही सही हैं। तो y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर 3x, सी टू ई की पावर 5x, इसमें एक में है ना माइनस 5x आएगा। ठीक है, तो फिर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक में नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों ही पॉजिटिव आएंगे ना, तो ये ऑप्शन फिर हो जाएगा, एक में यहाँ नेगेटिव मिलेगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है। आप क्या करोगे, वहाँ पे बैठ के पार्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकालने बैठना है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वही आपने डी स्क्वेयर करोगे और प्लस में अपने पास डी माइनस 2 इज इक्वल टू में 0, ये आएगा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। अब ये कह रहा है -2 होना चाहिए और यहाँ प्लस का, तो मैं 2 माइनस में 1 कर दूँ, तो यहाँ से निकालोगे तो इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, 2 और 1 तुम्हारी मर्जी कैसे भी निकाल देना। इसका आ जाएगा अपने पास -2 और 1, तो e की पावर -2x आएगा और साथ में e की पावर x आएगा। इसमें सिर्फ एक चीज़ दे रखी है, नहीं होगा, या तो ऑप्शन ये होगा, ये x e की x दे रखा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो एक ही बचा ना अपने पास, ऑप्शन नंबर सी। ये तो प्लस में कुछ भी आएगा लेकिन ये इतना तो होना चाहिए ना। नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है, सॉल्यूशन बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है भाई, अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन बाद में देखेंगे, पहले ये तो निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री। इसको d प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0, डी की वैल्यू कितनी आ गई -3, तो क्या होगा अपने पास c1 e की पावर -3x है ना। तो e की पावर -3x किस में है, इसमें है, इसमें है, ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। अब तुम्हें पता है राइट हैंड साइड में क्या पड़ा है, अपने पास कुछ ना कुछ पड़ा है, तो कुछ ना कुछ प्लस पार्टिकुलर, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है, कुछ ना कुछ पार्टिकुलर इंटीग्रल भी वैसे मैं निकाल के दिखा दूंगी, पर ये आएगा आंसर बी। कैसे होगा, 1/d प्लस में 3 दे रखा है और ये दे रखा है 6 ऑफ x प्लस में 11, तुम 3 को क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 में 1 प्लस है d/3, और d/3 को ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा d/3, 1 प्लस d/3 का इनवर्स, और साइड राइट हैंड साइड में जो पड़ा हो इसकी एक्सपेंशन खोलो, ये बनेगा तुम्हारे पास 1 माइनस d/3, और आगे होगा तो प्लस डी स्क्वेयर बाय में 3 का स्क्वेयर होगा, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं, पहला डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -2। ठीक है, -2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, और बाय यहाँ पे अपने पास ये पूरा आ जाएगा 6x प्लस का 11 में से 2 चला जाएगा तो 9 आ जाएगा, 6x प्लस में 9, और बाहर जो 1/3 पड़ा था उससे अपने पास क्या कर दो, डिवाइड कर देना, तो 2x प्लस 3 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है बर्नौली इक्वेशन क्या होती है। अब भाई इसमें क्या पढ़ना था, बर्नौली इक्वेशन की अगर तुम्हें पता है बर्नौली किस तरह की होती है तो लगाया होगा आंसर, नहीं पढ़ रखा तो फिर कैसे, इसमें तो समझाने वाला कुछ चीज़ है ही नहीं, क्योंकि बर्नौली तुम्हें पता है कि वाई डैश ये होती है, वाई डैश प्लस में पी ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू में अपने पास कोई भी कर लेना, क्यू ऑफ टी वाई की पावर n। देख लो राइट हैंड साइड में वाई की पावर n किस में है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें दिख रहा है
लेकिन यहाँ लेके आना वाई डैश हो जाएगा, प्लस में अपने पास ए ऑफ टी वाई हो जाएगा और बी ऑफ टी वाई की एन। यही ऑप्शन अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि हमें चाहिए वाई डैश प्लस ऑफ पी ऑफ टी वाई। इसमें इधर इसको लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये कह रखा है विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन और क्लोज और बाउंडेड इंटरवल। ठीक है भाई, क्लोज और बाउंडेड इंटरवल पे कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो ये कह रखा है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी अपने पास, बिल्कुल अपने पास फंक्शन जो क्लोज्ड और बाउंडेड, क्लोज बाउंडेड सेट है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उस पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। ये कह रखा है फिर अपने पास नॉन यूनिफॉर्म क्राइटेरिया होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम होती है। नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी तो हम बताते हैं इसके ऊपर, क्लोज और बाउंडेड के ऊपर। नॉन यूनिफॉर्म क्राइटेरिया भी बताते हैं, यूनिफॉर्म। डाइवर्जेंस क्राइटेरिया का कोई जिक्र नहीं करते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन के साथ। डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस का जो क्राइटेरिया होता है वो अपने पास क्या होता है, क्लोज बाउंडेड कॉन्टिन्यूस फंक्शन के साथ नहीं होता, वो सीक्वेंस के साथ होता है कि कौन कन्वर्ज करेगी कौन डाइवर्ज करेगी, तो डाइवर्जेंस क्राइटेरिया वहाँ होता है, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि अगर अपने पास इस तरह से लिख रखा कि इफ़ ए सीक्वेंस इज इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो वाई एन जो होता है वो 1 पे जाता है, 1 पे जा रहा है, मतलब इसकी लिमिट 1 पे जाती है। तो देख लो कहाँ है, वाई एन 1 पे जाता है जब n इन्फिनिटी पे जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा कि इवेलुएट करना है कि इसकी लिमिट आपकी क्या होगी। ऊपर रखोगे 0/0 फॉर्म बन जाएगी, तो ये एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाले का करो, फिर 0/0 फॉर्म बन जाएगी, जैसे ऊपर वाले का करते हैं। थोड़ा सा कर ही लेते हैं, चलो क्वेश्चन दिख रहा है, देखो एक्स की क्यूब कोट एक्स, 0/0 बन गया, एक्स की क्यूब अपने पास एज इट इज, कोट एक्स का क्या होगा अपने पास, माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और प्लस में अपने पास 3 ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, और ये अपने पास कोट ऑफ एक्स होगा, और नीचे डेरिवेटिव करोगे तो साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोस का माइनस होता है। अब भी 0/0 फॉर्म बन गई, दोबारा फिर करोगे। अब तुम्हें पता है इसका करूँगी तो 0 पुट करूँगी तो 0 आ जाएगा, जब इसका करूँगी कोसिकेंट समथिंग कुछ भी करूँ, लेकिन इसका करूँगी तब भी अपने पास 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अपने पास कोट है, यहाँ इसका करूँगी तो 6x आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोट, कोट x की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो 0 हो जाएगा। फिर अगले में मैंने 3x स्क्वायर कर लिया, तो 3x स्क्वायर करूँगी तो अपने पास क्या आ जाएगा, कुछ और कर सकते हैं क्या इसमें, रुको एक चीज़ और कर सकते हैं, ये तो लेंथ ही पड़ेगा, एक बार और डेरिवेटिव, फिर एक बार और, एक काम कर लो तुम लोग, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला पता है ना, 1 प्लस कोस एक्स का क्या होता है, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई में 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये आया हो ना स्क्वेयर, तो इस एंगल का स्क्वेयर नीचे चाहिए तुम्हें, एक्स की 4/4 से मैंने क्या कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, और इससे मैंने मल्टीप्लाई भी कर ली। ठीक है, जो ये लिमिट है ना, अब ये वाली ये 1 बन गई, ये क्या बन गई 1, और ये कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास कितना बन गया, अब ये 2 ऊँट के ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/x⁴। ठीक है, और ऊपर एज इट इज एक्स की क्यूब रखो, कोट एक्स रखो। ठीक है भाई, अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो नीचे कितना आ गया अपने पास, ये बन गया कोट एक्स बाय में एक्स। ठीक है, कोट का अपने पास डेरिवेटिव मैंने अभी बताया क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय में एक्स और माइनस होता है, और एक अपने पास क्या आ गया बाहर, 2 हो गया, 2 हो गया ना। ठीक है, नीचे एक्स है, अब कोसिकेंट 0 अपने पास क्या होता है, कोसिकेंट अपने पास रखोगे 0, कोसिकेंट स्क्वायर अपने पास दे रखा है 0 पे, कोसिकेंट अपने पास होता है 1। मैंने कुछ अब भी गलती तो शायद कर दी है कुछ, कोस बाय साइन होता है ना, इन्फिनिटी बाय 0। कोसिकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो तुम, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, इसका डेरिवेटिव करोगे और एक्स का भी डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, 1/कोसिकेंट स्क्वायर होता है 1 में साइन स्क्वायर, और साइन 0 पे 0 होता है, तो ये तो इन्फिनिटी आ रहा है, ये कुछ गलती कर दी है भाई। 1 - कोस एक्स को तो 2 साइन स्क्वायर लिखेंगे ना, x/2,
लिख दिया। और ये अपने पास एक्स की क्यूब है और ये कोट ऑफ अल्फ़ा है। ये एक्स की क्यूब को नीचे यहाँ पे मैंने कर दिया कि एक्स की 4 बाय में अपने पास मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसका स्क्वायर करना होता है तो इसका स्क्वायर करेंगे। x/2 का स्क्वायर क्या होगा, एक्स की 4, नहीं एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है एक्स स्क्वायर होगा, है ना, एक्स की 4 और 2 का स्क्वायर अपने पास 4 होगा, नीचे अपने पास x/2 का स्क्वायर। अब ये 1 बन गया और यहाँ से ये 2 उठ के यहाँ चला गया तो ट्वाइस ऑफ एक्स की क्यूब बाय में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक एक्स बच गया ना, ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू में अपने पास क्या आएगा, कोट ऑफ अल्फ़ा, कोट ऑफ एक्स ये आ गया अपने पास। कोट अल्फ़ा को लिख लो भाई। अब ये कोट अल्फ़ा हो गया, कोट अल्फ़ा को लिख लो कोस ऑफ एक्स बाय में साइन ऑफ एक्स, और यहाँ एक्स है और यहाँ 2 पड़ा है। अब साइन एक्स बाय एक्स ये फिर 1 होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे, बच गया कोस एक्स, एक्स की जगह 0 रख दो तो 2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। एल हॉस्पिटल वाले रूल से मत जाना भाई, वो बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं अच्छे से समझा नहीं पाई, पर ये तुम कॉपी पे करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 42, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखा v इज सेड टू बी नेगेटिव डेफिनेट। भाई अगर v नेगेटिव डेफिनेट है तो माइनस ऑफ v पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट। और तो सारे एम ही बना रखे, तो ये अपने पास इसका नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट है तो ये इसका नेगेटिव करते ही नेगेटिव डेफिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है आर एन से आर बी इज सेड टू बी रेडिकली अनबाउंडेड इफ। ओके, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन को रेडिकली अनबाउंडेड आप कब कहोगे, जब v ऑफ 0 अपने पास कितना दे देगा, v ऑफ 0 अपने पास क्या दे देगा, जब अपने पास ये v ऑफ 0 अगर अपने पास क्या दे देगा, 0 दे देगा, तो ये अपने पास रेडिकली क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। जब v ऑफ 0 अपने पास क्या होगा, 0 होगा तो रेडिकली अनबाउंडेड होगा। ये एज इट इज डेफिनेशन से उठाया गया है, कैलकुलस में आपकी डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, मतलब कंडीशन है, डेफिनेशन मतलब कंडीशन दे रखी है। एक फंक्शन दे रखा है f of x is said to be continuous at a point x is equal to c if the following condition hold true। ये कहता है एक फंक्शन अपने पास कॉन्टिन्यूस देगा x इज इक्वल टू सी पे। एक फंक्शन को एक पॉइंट x इज इक्वल टू सी पे कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे ये कह रहा है, तो कब बोलेंगे इसको कॉन्टिन्यूस, अब तुम्हें पता ही होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूटी पे लिमिट x टेंड्स टू अपने पास c, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ सी आना चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू दिस, और ये लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट अपने पास क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली, और किसके इक्वल होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। देख लेते हैं। अब ये कह रहा है नॉट इक्वल टू 0, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, मस्ट भी पहली बात एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए एफ ऑफ सी की, वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोलते हैं एफ ऑफ सी को। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 45, सपोज दैट एफ ऑफ एक्स हैज डेरिवेटिव ऑन द इंटरवल ए बी is continuous on the interval f of close interval a b or f of a, then some c belongs to this f dash c f of b minus f of b। किसकी डेफिनेशन है भाई, ये मीन वैल्यू थ्योरम है, दे रखा होगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट। ये एज इट इज डेफिनेशन लिख रखी है। अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल हो जाएगा तो रोल्स थ्योरम हो जाएगी। द फंक्शन विच इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन देयर डोमेन आर कॉल्ड। अगर डोमेन में फंक्शन या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो वो फंक्शन कैसा होता है, मोनोटोनिक होता है। ठीक है, ये नहीं कह रखा कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है, ये कह रहा है विच फंक्शन आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन देयर डोमेन आर सेट टू बी, तो उसको क्या कहेंगे, मोनोटोनिक होगा। ठीक है, ये कहता है कि ऑल जो कंप्यूटेशनल साइंस इज बिल्ड ऑन द, किस पे बिल्ड हो रखी है, कंप्यूटेशनल जो भी साइंस है वो टेलर सीरीज पे बिल्ड हो रखी है, तो ऑप्शन नंबर अपने पास बी होगा। एक याद रखना, टेलर सीरीज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम नहीं लगाते हैं, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर लगाते हैं, लेकिन किस में नहीं लगाते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कभी भी टेलर सीरीज नहीं लगाते, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, और वो टेलर सीरीज की हेल्प से नहीं आता है। तो नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, ये तो यही आ गया है। नेक्स्ट, टेलर थ्योरम इज नॉट यूज टू द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। किसके लिए अपने पास लगाते हैं, इवेलुएटिंग डेफिनेट इंटीग्रल में लगाते हैं, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर बताना है उसमें लगाते हैं, ग्रोथ बतानी है किसी फंक्शन की कितनी हुई लगाते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं लगाता। अभी बताया था मैंने, डी ऑप्शन अभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये पूछ रखा है कि द मैक्लेरियन सीरीज आर यूज टू अप्रोक्सीमेट द मैक्लेरियन सीरीज। अपने पास ये जो अपने पास होता है
लोरेंट्स फैक्टर होता है, इसको फाइंड आउट करने के लिए मैक्लेरियन सीरीज अपने पास यूज होती है। ये अपने पास वही स्टैंडर्ड है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस फैक्टर को निकालने के लिए होता है। और ये है ना, ये बोलो कहाँ होता है ये चीज़ें, ये है ना डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आप पढ़ते हो, जो इंटीग्रेटेड कोर्स जहाँ जिसने ऑनर्स की है उसने पढ़ा हुआ होगा ये, वैसे नॉर्मली नहीं पढ़ते हम, ये स्टैंडर्ड बुक्स में ही है ये। नेक्स्ट अपने पास आता है मल्टी वेरिएबल चेन रूल। मल्टी वेरिएबल का मतलब अपने पास होता है कि एफ अपने, देखो इसका मतलब होता है एफ अपने पास फंक्शन है किसका, एक्स का, और एक्स अगेन फंक्शन है किसी वेरिएबल टी का, तब लगता है ये। तो डी एफ अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा, डी एफ अपॉन डी टी नहीं, हमें निकालना है जैसे f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, f फंक्शन है t का, t फंक्शन है x का, f किसका फंक्शन है t का, t फंक्शन है x का, तो अपने पास चेन रूल लगता है। चेन रूल अपने पास कहता है डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल होगा डी एफ अपॉन डी टी, पहले f का विद रिस्पेक्ट टू t क्योंकि f इज ए फंक्शन ऑफ t, फिर अपने पास क्या होता है t इज ए फंक्शन ऑफ x, तो t का विद रिस्पेक्ट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डी एफ अपॉन डी टी आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब अपने पास दे रखा z इज इक्वल टू, ये दे दिया डी जेड तुम्हें निकालना, तो z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और वाई, तो आप क्या करोगे डी जेड अपॉन में डी एक्स कर लेना, तो क्या होगा पहले x का करो तो 4 ऑफ एक्स की क्यूब ई ऑफ 3y, और प्लस में अपने पास क्या हो जाएगा x की क्यूब एज इट इज, और 3 ई की पावर अपने पास क्या होगा 3y, और y का डी वाई बटे में डी एक्स। अब दोनों साइड से डी एक्स कैंसिल कर दो, तो यहाँ डी एक्स आ जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा डी एक्स, और यहाँ डी वाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाता होगा शायद, नहीं ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बी कैसे करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है भाई, सॉरी ऑप्शन नंबर ए क्या है अपने पास करेक्ट है, ये डी एक्स और ये डी वाई, और प्लस आएगा इसमें, इसमें माइनस लगा रखा वैसे ही कैंसिल हो गए थे ये तो। नेक्स्ट अपने पास एक फील्ड है इन आर एन के ऊपर इज नोन एज, तो एक फील्ड जो आर एन के ऊपर होगी वो अपने पास दे रखा आर एन से आर एन के ऊपर, क्या होगी आर एन से आर एन के ऊपर, ये तो हिंदी में बताने के लिए कर रखा है, ठीक है। इसको अपने पास क्या कहते हैं, फील्ड है अपने पास, एक वेक्टर फील्ड इन आर एन का मतलब होता है एफ अपने पास होगा आर एन से आर एन पे, अगर यहाँ पे ये होगा वेक्टर, अगर अपने पास होता रियल वैल्यू तो ये एन की वैल्यू हो जाती 1, ठीक है, तो अभी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, और ये सारी वेक्टर फील्ड होती है तीनों ही। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है विच नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ डबल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, डबल इंटीग्रल के अंदर अपने पास एक मैंने एफ फंक्शन ले लिया एक जी ले लिया, तो अलग अलग हो जाएगा एडिटिविटी, किसी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ कि अल्फ़ा डबल इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस में अल्फ़ा, या बीटा से कर दूँ बीटा इंटीग्रेशन ऑफ जी लिख सकती हूँ, तो दैट इज़ द लीनियरिटी। डबल इंटीग्रेशन एरिया फाइंड आउट करने के लिए होती है, लेकिन कॉम्यूटेटिविटी नहीं होती, ठीक है ना, कॉम्यूटेटिविटी क्यों नहीं होती, देखो डबल इंटीग्रल में अगर यहाँ पे वेरिएबल लिमिट है तो कभी होता है एफ डी एक्स डी वाई इक्वल होता हो डी वाई डी एक्स के, जब इसको चेंज करोगे तो लिमिट अपने आप चेंज हो जाएगी, तो कम्यूटेटिविटी नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है द ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओवर 3 डायमेंशनल सॉलिड डब्ल्यू इज रिटन एज, ट्रिपल इंटीग्रेशन, देखो ये अपने पास कर्व दे रखा है, ट्रिपल इंटीग्रल डबल है ये तो हट गया, इसमें भी ट्रिपल इसमें भी ट्रिपल, लेकिन इसके नीचे कर्व नहीं बता रखा, कर्व लिखना जरूरी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। देखो ये मैंने क्यों डिस्कार्ड किया है, समझ में आया, जिस कर्व के लिए आप निकाल रहे हो किसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हो वो तो लिखोगे ना नीचे, तो ऑप्शन नंबर सी इस वजह से कैंसिल हुआ है। अब आ गया वही ग्रीन थ्योरम अपने पास रिलेटेड टू डबल इंटीग्रल ओवर ए रीजन टू, कैसा रीजन होता है अपने पास डबल इंटीग्रल के लिए अपने पास क्या होता है, डबल इंटीग्रल किसके अंदर होता है लाइन इंटीग्रल के अंदर, है ना, तो ये क्या होता है रिलेशन होता है ना ग्रीन थ्योरम लाइन इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल का, लाइन इंटीग्रल चेंज इनटू द डबल इंटीग्रल है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रीन थ्योरम अपने पास कह रखा है सेज दैट द टोटल माइक्रोस्कोपिक सर्कुलेशन इन टी इज इक्वल टू द सर्कुलेशन अराउंड द बाउंड्री दिस, तो अपने पास क्या होता है उसके अंदर ये कह रखा है अपने पास लाइन इंटीग्रल अपने पास, तो एफ इंटू में ये अपने पास एफ
इनटू में डी एस दे रखा है, तो ये अपने पास हो जाएगा लाइन इंटीग्रल क्लोज करो सी होता है, तो एफ इंटू डी एस। ऑप्शन नंबर अपने पास क्या रहेगा, सी। अब आप बोलोगे ये क्यों नहीं किया मैम, क्योंकि करो नहीं लिखा हुआ ना इसके नीचे, तो ये ऑप्शन गलत होगा, ये राइट होगा। नेक्स्ट अपने पास द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ द फंक्शन ओवर द सरफेस बाउंडेड बाय ए क्लोज सरफेस इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल टू ए पार्टिकुलर वेक्टर अराउंड दैट सरफेस। ये कह रखा है एक सरफेस है जो कर्ल की बात तो स्टोक्स थ्योरम में आती है, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस एक वर्ड को ही पकड़ लिया करो। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू वॉल्यूम। ये कह रखा है अपने पास सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में द डाइवर्जेंस ऑफ दिस। डाइवर्जेंस की बात तो डाइवर्जेंस थ्योरम में आती है, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, गॉस डाइवर्जेंस। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। ये कह रखा है कि विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ रिमान इंटीग्रेबल। आपको पता है रिमान इंटीग्रेबिलिटी में दो फंक्शन अगर रिमान इंटीग्रेबल तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन रिमान इंटीग्रेबल होगा। एवरी मोनोटोनिक फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होते हैं। लीनियरिटी प्रॉपर्टी अपने पास रिमान इंटीग्रेबिलिटी मैंने यही बताई, और जब अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उसी को एडिटिविटी भी बोल देंगे। लेकिन एसोसिएटिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, ग्रुप की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अपने पास एवरी कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ईच क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल अपने पास क्या होते हैं, अगर जो भी कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं वो अपने पास हमेशा रिमान इंटीग्रेबल होते हैं। ऑप्शन चाहे क्लोज और बाउंडेड इंटरवल भी ना लो, एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ए रिमान इंटीग्रेबल। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अपने पास सपोज दैट एक क्लोज इंटरवल दे रखा है, ये बिलोंग करता है आर से। द पार्टीशन ऑफ दिस इंटरवल, याद रखना कि ए अपने पास इज इक्वल टू एक्स नोट होता है पार्टीशन किसी की भी, जैसे मैंने ए बी की पार्टीशन कर रही हूँ तो ये मेरे पास x1 ऐसे बढ़ता जाता है, ये xn, और xn अपने पास इक्वल टू बी होता है। तो देख लो कहाँ है, तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर बी में अपने पास दे रखा है, ये xn है इज इक्वल टू बी भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है इफ आइदर लिमिट ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल इज इनफाइनाइट। एक डेफिनेट है जो अपने पास ये कहते हैं आइदर लिमिट ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल, या तो उसकी लिमिट इनफाइनाइट आ जाए या इंटीग्रेंड इनफाइनाइट आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट। ये डेफिनेशन होती है ना इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। नेक्स्ट अपने पास फाइंड द वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। भाई सीधा भी इम्प्रॉपर के लिए यहाँ टी पुट करना पड़ता है, सीधा भी इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स माइनस 1 से डिवाइड, और 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट करोगे 0, और यहाँ से 0 पुट करोगे तो अपने पास माइनस माइनस 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। डी मत कर देना, ये गलती हो सकती है, डी पॉइंट कर सकते हो तुम लोग। द सीरीज ऑफ ए फंक्शन इस फॉर्म की अपने पास सीरीज, ये किसकी है, ये तो पावर फंक्शन जो होता है अपने पावर सीरीज होती है, इसको क्या बोलते हैं, पावर सीरीज की डेफिनेशन होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब इसमें कुछ बताने वाला है ही नहीं भाई। लेट अपने पास W सबसेट है C का भी डोमेन, एंड सपोज Fn इज ए सीक्वेंस ऑफ एनालिटिक फंक्शन ऑन F टू F। ये अपने पास सीक्वेंस है एनालिटिक फंक्शन की F टू F, और डोमेन ऑफ द फंक्शन देन F इज एनालिटिक ऑन F। किस पे एनालिटिक होगा, अगर F1 पूरी की पूरी सीक्वेंस W पे एनालिटिक है तो भाई जिस पे ये कन्वर्ज कर रही है इसके ऊपर, ये भी तो अपने पास किस पे एनालिटिक होगा, इस W पे ही होगा, डोमेन पे ही होगा ना एनालिटिक। तो एनालिटिक देख लो ऑप्शन क्या है दे रखा, अच्छा यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, डोमेन के ऊपर एनालिटिक होगा, पॉइंट के ऊपर थोड़े होगा एनालिटिक, पॉइंट नहीं सॉरी, ये सी के ऊपर, कोडोमेन पे एनालिटिक थोड़े होगा। कोडोमेन पे हमें क्या पता एनालिटिक है कि नहीं है, हमें तो इस डोमेन पे पता है, क्योंकि पूरी की पूरी सीक्वेंस जिस पे एनालिटिक है, जिसको कन्वर्ट कर रहा है वो भी तो उसी पे एनालिटिक होगा, उसकी गारंटी देता है ना। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रखे हैं, फंक्शन एलिमेंट अपने पास एफ एंड डी से आर पे इज डिफाइंड सेट। तो अपने पास सेट के पास एक कंडीशन होती है कि डी अपने पास क्या होता है, डोमेन जो होगी ना, जो इसकी कोडोमेन है, इसकी या तो इक्वल होगी या इससे लेस होगी, कभी भी डोमेन अपने पास बड़ी नहीं हो सकती इससे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट होगा। फाइंड द पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये दे रखा है 1/1 प्लस एक्स की क्यूब होगा। अब तुम्हें पता ही प्लस माइनस आएगा, जब भी इसको ऐसे लिख लो ना, 1 प्लस एक्स की क्यूब का इन्वर्स कर लो,
इसको एक सपोज करके चल पड़ो कि ए है, तो 1 माइनस क्या होगा एक्स की क्यूब प्लस एक्स की क्यूब का स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल, ऐसे खुलेगी ये। तो देख लो किस में अपने पास सेटिस्फाई हो रही है, किस में आ रहा है, इस ये क्या बनेगी सीरीज माइनस 1 की पावर n एक्स की क्यूब बनेगी अपने पास। ये अपने पास पहला अपने -1 एक्स की 3n तो नहीं बनेगा ये n की वैल्यू। अच्छा देखो एक मिनट, n की जगह 1 रखोगे तो अपने पास कितना आ रहा -1 आ रहा, जबकि आएगा 1 प्लस का, तो ये ऑप्शन तो हट गया। फिर ये तो आया ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये देखना लास्ट में क्या आ रहा है। देखो मैंने n की जगह 0 रखा, 0 रखूँगी तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसमें 1 नहीं आएगा, इसमें -1 आ रहा है ना। n की जगह 1 रखूँगी तो सीधा x की क्यूब आ रहा है, इसमें 1 तो आ ही नहीं रहा, तो ये इस वजह से हट गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, एक बाउंडेड फंक्शन दे रखा है अपने पास, दिस रीमान इंटीग्रेबल है। क्या है, रीमान इंटीग्रेबल होगा इफ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस ए पार्टीशन डिपेंड अपॉन सच दैट यूएफपी माइनस एलएफपी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होगा। यूएफपी माइनस एलएफपी अपने पास लेस देन 0 होगा। मैंने अलग से ना प्लेलिस्ट बना रखी है एक, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स के और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल के और रीमान के सारे जो पी वाई क्यू, सारे पेपरों के पी वाई क्यू एक साथ करवा रखे हैं, तो आप वो देख लेना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि वहाँ इकट्ठे मिल जाएंगे। अगर आपका ये आपके कुछ अगर टॉपिक वीक है ना, एक तो मैंने उसमें कॉम्प्लेक्स के करवा रखे, एक मीट्रिक स्पेस के करवा रखे, और एक इम्प्रॉपर रीमान और इम्प्रॉपर इंटीग्रल के करवा रखे, ये तीनों पेपरों के करवा रखे हैं। विच प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाई बाय मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस में कौन कौन सी प्रॉपर्टी अपने पास होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, नॉन नेगेटिविटी होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, लेकिन मोनोटोनिसिटी जो होती है ये अपने पास मीट्रिक स्पेस के लिए फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट हो जाएगा, यही पूछा है नॉट सेटिस्फाई। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि इफ देयर इज एटलीस्ट वन जियोडेसिस पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पॉइंट एक्स, एक्स डी इज कॉल्ड द, एक्स डी अपने पास जियोडेसिस स्पेस बोल देंगे ना इसको। ये अपने पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होता है, डी को अपने पास क्या बोलते हैं, जियोडेसिस स्पेस, एक्स डी को इसको स्पेस बोलते हैं, और डी को अपने पास जो भी वो डिफाइन करेगा जियोडेसिस बोलेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास ये नोटेशन याद रखना, एक एक्स टाउ होती है अपने पास, टाउ टोपोलॉजी होती है और इसको टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। एक एक्स डी होता है, डी अपने पास मीट्रिक होता है, एक्स डी को अपने पास मीट्रिक स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये जियोडेसिक है तो ये जियोडेसिक स्पेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कहता है विच टोपोलॉजी इज कॉल्ड द मीट्रिक टोपोलॉजी इंड्यूस बाय में डी, ओके, मीट्रिक टोपोलॉजी बनानी है। अब ये कहते हैं टोपोलॉजी के अंदर अपने पास ये हो गया डी, डी अपने पास मीट्रिक है, वे सारे के सारे एक्स आ गए जिसमें एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो बी ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा। ए क्यों हट गया, क्योंकि इसने इंड्यूस मीट्रिक तो बताया ही नहीं, डी पूछ रहा था ना ये, तो डी कहीं लिखा ही नहीं, तो ये हट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, एक ओपन बोल ले ली, इंड्यूस मीट्रिक डी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास इसकी रिप्रेजेंटेशन होती। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट होल्ड, तो कौन सी होती, फाइव और एक्स आर क्लोज्ड, नहीं यही चीज़ अपने पास होल्ड नहीं करती है, फाइव और एक्स अपने पास क्लोज्ड होते हैं। एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसके अंदर सारे के सारे ओपन होते हैं ना, फाइव एक्स, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट अपने पास क्लोज्ड होते हैं, ये बात भी सही बात है। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट आर नॉट क्लोज, ये आएगा ऑप्शन नंबर सी अपने पास क्या होगा करेक्ट। नॉट ट्रू पूछा है ना, फाइव और एक्स तो बोथ ओपन और क्लोज्ड होते हैं ना अपने पास, फाइव और एक्स इज बोथ ओपन और क्लोज, तो इस वजह से अपने पास ओपन और क्लोज दोनों आएंगे, तो ये अपने पास करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी अपने पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फाइनाइट यूनियन क्लोज सेट की अपने पास हमेशा क्लोज होती है, ये कह रहा है नॉट क्लोज, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि लेट, ये दे रखा है कि लेट कर लिया आपने, कि लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू दिस डिफाइंड बाय में दिस, देन पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल सेंटर एट, अब तुम्हें पता है ना इनके सेंटर अपने पास जब बनाओगे तो अपने पास क्या बन रहा है, 0 बनेगा, तो इनके सेंटर अपने पास 0 0 है, ऑप्शन नंबर बी है। रिप्रेजेंटेशन है तो ये तो ओरिजिन से पास होने वाली। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि एक फंक्शन दे रखा है मीट्रिक स्पेस, आइदर ए टू बी इज कॉन्टिन्यूस एट दिस
फॉर एवरी अपसिलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट दिस, हम डेल्टा लेते थे तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट ये दे रखा है अपने पास सच दैट है, तो ये कह रखा जो डी ऑफ एक्स पी होगी वो अपने पास लेस देन होगी किससे, जो भी ये दे रखा है इससे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए मीट्रिक स्पेस में। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, फंक्शन दे रखा है अपने पास एफ से ए पे, ए से कॉन्टीन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। तो एक फंक्शन को अगर आपको कॉन्टीन्यूअस होना है तो ये कहता है जी अपने पास क्लोज्ड होगा जी ओपन होगा। भाई ये क्वेश्चन मैं डाउट में रखती हूँ, मुझे इसमें कन्फ्यूजन है तो ये मैं नहीं बता रही, आप लोग खुद देखना इसका एक्सप्लेनेशन, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस होने से, अगर कोई क्लोज्ड फंक्शन है तो हमेशा कॉन्टीन्यूअस होगा क्या, इसकी तो गारंटी होती ही नहीं है, तो मुझे इसमें डाउट है, इसलिए मैं इसको अभी के लिए छोड़ के चलती हूँ। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि एक फंक्शन दे रखा है एफ ए से बी पे बिटवीन टू मीट्रिक स्पेस दे रखी है यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस है, तो डी ऑफ एक्स वाई अपने पास क्या होगा, अगर यूसी है तो देयर एग्जिस्ट वही चीज़ आ गई, तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक फाइनाइट सब कवर ऑफ एस इज कंटेन्ड इन ईच ओपन कवर, ये तो अपने पास डेफिनेशन है किसकी, कम्पैक्ट सेट की, कि अगर अपने पास जितने भी अपने पास ओपन कवर होंगे अपने पास किसी सेट एस के, अगर उसके फाइनाइट सब कवर मिल जाए तो उस सेट को कम्पैक्ट बोलते हैं, ए ऑप्शन, यही डेफिनेशन होती है कम्पैक्ट सेट की। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि एवरी ओपन कवर ऑफ है एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट एस ऑफ रियल नंबर कंटेन ए फाइनाइट सब कवर ऑफ एस, एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ एस इज कम्पैक्ट इज नोन एज, ये कौन सी थ्योरम कहती है आप तुम्हारी, ये कहती है हेन बोरल थ्योरम। क्या होती है, हेन बोरल थ्योरम की स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर ए मैपिंग जी से जी पे इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म, अगर कोई ऑटोमॉर्फिज्म सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे अपने पास ऑटोमॉर्फिज्म होती है, अगर यहाँ कोई जी डैश ग्रुप होता तो वहाँ पे इसको आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं, तो ऑटोमॉर्फिज्म हमेशा आइसोमॉर्फिज्म जरूर होती है, मतलब 1 1 होगी 2 होगी। देख लो अब क्या है, अच्छा ऑप्शन ये तो एफ अपने पास बाइजेक्शन होगी, बिल्कुल सही बात है, बाइजेक्शन का मतलब होता है 1 1 एंड 2 दोनों। वैसे मैं बता दूं होमो भी होगी, एक और भी होती है कंडीशन, आइसो भी, अगर यहाँ पे कहीं पे आइसो होता तो हम आइसो के साथ जाते, आइसोमॉर्फिज्म होगी, आइसोमॉर्फिक होगी, लेकिन ऑप्शन नंबर बी है अभी के लिए करेक्ट इसके अंदर। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि अगर एक ग्रुप दे रखा है अपने पास एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म इफ जी, जी अपने पास एबिलियन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी साइक्लिक की गारंटी नहीं है, इसको ऑटोमॉर्फिज्म बनाने के लिए ये अपने पास मस्ट बी एबिलियन। ए बी अपने पास इसका सेट है और ये अपने पास ले लिया, तो देन वी से दैट एक्स इज, तो ये किसकी नोटेशन होती है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होती है भाई, ये क्या होती है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होती है, ये अपने पास नोटेशन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की होती, अगर अपने पास ऐसे लिख दिया जाए तो ये भी अपने पास इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि विच प्रॉपर्टी ऑप्शन फॉर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ये कहती है जो जी होता है ना उसको हम H1 क्रॉस H2 इसको यूनिक वे में हम एक्सप्रेस कर, जी के हर एलिमेंट को, जी के हर एलिमेंट को यूनिक अपने पास है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 H2 कर ले। दूसरी कंडीशन होती है कि H1 और H2 के जो वो होता है उनमें कॉमन सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एक होता है कि H1 और H2 अपने पास नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं जी के, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे तो ये हमेशा कम्यूट करेंगे। अब देखना क्या ये दोनों कम्यूट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो ये अपने पास इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं हो रही। क्या ये दोनों कम्यूट करेंगे, इसके हर एलिमेंट इसके साथ कम्यूट करेंगे, कभी नहीं करेंगे, नहीं होगा। H1 जरूरी नहीं है H2 का सब ग्रुप हो, ये दोनों जी के सब ग्रुप होने चाहिए, तो ये भी नहीं, H1 H2 किसके, जी के अपने पास सबसेट होने चाहिए, सब ग्रुप भी होने चाहिए, तो सबसेट तो होंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, कौन सी नहीं, जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की क्या हो जाती है आगे जाके, आइसोमॉर्फिक हो जाती है। तो ये तो होता ही है कि अपने पास देखो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट या एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में एलिमेंट अगर बिलोंग करेंगे, पहली बात तो पहला एलिमेंट इससे होता है, दूसरा एलिमेंट इससे, और ये टपल इससे बिलोंग करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है।
कार्डिनलिटी निकालनी है। इस मोड का मतलब होता है कार्डिनलिटी। ए G1 क्रॉस G2 की कार्डिनलिटी इक्वल होती है कार्डिनलिटी ऑफ G1 इंटू कार्डिनलिटी ऑफ G2, ये करेक्ट है। ई अपने पास G1 की आइडेंटिटी होती है, ये G2 की आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल सही बात है। आर द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस, ये सही है। ए भी अपने पास बिलोंग करता है G1 क्रॉस G2 से, ये बिल्कुल सही बात है। ए G1 का एलिमेंट होगा, बी G2 का एलिमेंट होगा, लेकिन ये ऑप्शन अपने पास गलत है, नॉट ट्रू पूछा था, तो यही अपने पास करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप जी कैन बी एम्बेडेड इन ए सिमेट्रिक ग्रुप, इसको कैली थ्योरम कहते हैं भाई। और ये है ना कैली थ्योरम सिलेबस में मेंशन है, तो आपने स्टेटमेंट पढ़ के जाना भाई। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 86 में दे रखा है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट व्हेन एच एक्ट ऑन जी। ये अपने पास आ रखा है किसका, ग्रुप एक्शन का, कि एच अपने पास क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है किसके ऊपर, जी के ऊपर। तो अपने पास क्या आएगा, ऐसे डिफाइन होगी ये, जो अपने पास एक्शन डिफाइन होगा वो ऐसे डिफाइन होगा अपने पास, यहाँ डॉट से लिख लो एक्शन को। तो ये होगा जो दो प्रॉपर्टी को अपने पास सेटिस्फाई करेगा। देयर आर नो फिक्स पॉइंट इफ़ एच नॉट इक्वल टू में जी, ये कहता है एच नॉट इक्वल टू जी है, तो अपने पास क्या नहीं होगा, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, फिर ये कह रखा है द ऑर्बिट आर द राइट एच कोसेट्स। भाई मेरे हिसाब देखो DSSB ने ये दे रखा है, मुझे लगता है ये आंसर तो फिर भी पॉसिबल हो सकता है। आइडेंटिटी ले लो भाई, नॉट इक्वल टू जी ले रहा है, जी एच नॉट इक्वल टू में जी ले रहा है, तो आइडेंटिटी तो ले ही सकते हैं ना अपने पास वहाँ पे। तो मुझे लगता है ये अपने पास एक एग्जांपल से ट्रू हो सकता है, लेकिन ये तो लेफ्ट को सेट्स होते हैं ना ऑर्बिट, तो हमेशा मेरे हिसाब से बीच आना चाहिए। पर और तुम देख लेना, ये तो बिल्कुल सही है ही, ये भी सही है, तो ये तो दोनों ऑप्शन अपने पास करेक्ट है। इसमें मुझे डाउट है थोड़ा सा, दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट वीक हो इसमें, इस वजह से, लेकिन मैं गलत चीज़ नहीं पढ़ाऊँगी, मैं मान लूँगी अगर कोई चीज़ मुझे नहीं आती है तो। लेट अपने पास जी है, अपने पास फाइनाइट ग्रुप है, क्योंकि इतने लोगों का, अब अगर 10 लोग वीडियो देखेंगे तो 10 लोग वही चीज़ रट के चले जाएंगे। अब मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ, गलत चीज़ पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। अपने मान लो कि भाई मुझे नहीं आती ये चीज़, मुझे वो ज़्यादा सही लगता है। नेक्स्ट अपने पास जी अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, पी अगर कोई भी प्राइम फैक्टर है ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, ये ऑर्डर ऑफ जी को दिखा रहा है। ठीक है, जी एक फाइनाइट ग्रुप है, पी प्राइम फैक्टर है किसका, ऑर्डर ऑफ जी का, देन सम एलिमेंट जी हैज ए ऑर्डर पी। अगर जी के पास, हाँ, पी ऑर्डर का एलिमेंट होगा, ये कह रखा है अगर एक फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है और पी उसका प्राइम फैक्टर है, तो उसके पास पी ऑर्डर का एलिमेंट होगा, हैज़ ए ऑर्डर पी, तो उसके पास कम से कम एक एलिमेंट। ये कौन कहता है, ये तो कोशी थ्योरम कहते हैं। ठीक है, लैग्रेंज थ्योरम, ये लैग्रेंज थ्योरम ने ये बताया था कि सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लेकिन ये नहीं बताया था जैसे 6 डिवाइड करता है A4 को, लेकिन A4 के पास कोई भी 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होता, तो कन्वर्स लैग्रेंज थ्योरम का ट्रू नहीं था। तो फिर अपने पास कोशी आई, और कोशी थ्योरम ने कन्वर्स भी ट्रू किया कि उसके पास क्या होगा, अगर एलिमेंट मिलेगा तो सब ग्रुप तो पक्का ही मिलेगा ना। लेट अपने पास जी एक फाइनाइट ग्रुप दे रखा है, p की पावर दिस टाइप का, p इज ए प्राइम, डज नॉट डिवाइड m एंड सब ग्रुप h ऑफ p की पावर k, p की पावर k ऑर्डर का अगर सब ग्रुप, इसको सिलो p सब ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिलो p सब ग्रुप दे रखा है, हाँ बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। p ग्रुप थोड़े बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे सिलो p सब ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास है 89, ये दे रखा है जी अपने पास क्या दे रखा है, जी अपने पास दे रखा है एक फाइनाइट ग्रुप दे रखा है, और उसके सिर्फ दो ही सब ग्रुप, एक तो आइडेंटिटी और एक जी इटसेल्फ, तो उसको सिंपल ग्रुप बोलेंगे, यही डेफिनेशन होती है सिंपल ग्रुप की। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, और लास्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड कंटिन्यूअस ऑन ए रीजन ए। अगर एफ और जी अपने पास कॉन्टीन्यूअस है तो उसका सम हमेशा कॉन्टीन्यूअस होता है, एफ और जी अगर कॉन्टीन्यूअस है तो उसकी मल्टीप्लाई हमेशा कॉन्टीन्यूअस होती है, एफ और जी अपने पास कॉन्टीन्यूअस है उसका डिवीजन हमेशा कॉन्टीन्यूअस होता है, लेकिन एफ भी अपने पास कॉन्टीन्यूअस है, जी भी कॉन्टीन्यूअस है, उसका डिफरेंस कॉन्टीन्यूअस होगा, इसकी गारंटी नहीं देता। और एफ कंपोजिशन जी की भी गारंटी नहीं देता, नहीं कंपोजिशन कॉन्टीन्यूअस होती, सॉरी लिमिट नहीं देता वो तो। एफ और जी अगर कॉन्टीन्यूअस है उसका सम भी कॉन्टीन्यूअस होता है, उसका प्रोडक्ट भी, उसका डिवीजन भी कॉन्टीन्यूअस होता है, उसका कंपोजिशन भी कॉन्टीन्यूअस होता है, उसका मोड भी कॉन्टीन्यूअस होता है, उसका मैक्सिमम
मैक्सिमम ऑफ एफ और जी भी कॉन्टीन्यूअस होता है, मिनिमम ऑफ एफ और जी भी कॉन्टीन्यूअस होता है। एफ कॉन्टीन्यूअस होता है तो एफ की पावर एन भी उसका कॉन्टीन्यूअस होता है, लेकिन डिफरेंस की गारंटी नहीं देता है। तो ये थे आपके 90 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और देख लो ये बज गए हैं 2 और 2 बजे मैंने आपकी वीडियो रिकॉर्ड की, ठीक है। वॉल्यूम का थोड़ा सा इशू हो सकता है क्योंकि रात हो रखी है तो ज़्यादा तेज़ तेज़ बोल नहीं सकती, तो उसके लिए सॉरी। वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।